देखो पहले तो ये सुन लो कि अगर हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, रिफ्रैक्शन में एक वेव होती है। वेव अगर मान लो इस तरीके से वेव मूव करेगी, ये वेव होगी, हम सीधी ड्रॉ करते हैं बट आती तो ऐसे है, ठीक है। तो इस केस में जो वेव जो है इसका क्या बनता है, एक वन वेव को बोलते हैं कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, मतलब ये एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, तो इसको क्या बोलते हैं, वन वेव बोलते हैं। और इसके वन वेव के जो लेंथ होती है इसको क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, यानी कि लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड लैम्डा, यानी कि क्रेस्ट और ट्रफ के दोनों की जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, लैम्डा। लैम्डा उनकी डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे जो लैम्डा है वो हमेशा मीडियम पे डिपेंड करता है। लैम्डा एयर का अगर लैम्डा मतलब मान लो दे रखा आपको लैम्डा के बराबर, तो अगर लाइट रे किसी दूसरे मीडियम में मूव करेगी तो उस केस में जो लैम्डा है वो चेंज हो जाएगा। कि अगर मान लो लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है तो लैम्डा क्या होगा, अलग होगा, वहाँ पे उसकी वेवलेंथ अलग होगी। और अगर मान लो गिलास से वाटर में जा रही है लाइट रे, पहले एयर में से किस में जा रही है, वाटर में, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि जो वेवलेंथ है वो हमेशा डिपेंड करेगी किस पे, मीडियम पे डिपेंड करती है। क्योंकि अगर मान लो इसमें पार्टिकल, ये ग्लास है, मान लो पार्टिकल नज़दीक नज़दीक होंगे, तो अगर लाइट वेव जो जाएगी पहले तो ऐसे जा रही थी, फिर क्या हो जाएंगी, ऐसे हो जाएगी, तो लैम्डा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लैम्डा क्या हो जाता है इस केस में, कम हो जाता है। अगर किसी और मीडियम में, एयर के अलावा किसी मीडियम में अगर ट्रैवल करेगी तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो डिपेंड करेगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही क्या हो जाएगी, कम वेवलेंथ हो जाएगी। तो लैम्डा ऑफ मीडियम जो होगा, यानी कि वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन मीडियम, वेवलेंथ जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। इस बात को नोट कर लो कि वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करेगी। और मीडियम का लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इन एयर डिवाइड बाय में क्या कर दोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, मीडियम का लैम्डा आ जाएगा। एयर में जो दे रखा होगा आपको, गिवन होगा कि एयर में इतनी है, अब ये ट्रैवल करिए यहाँ से यहाँ तक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा आपको, तो वहाँ से लैम्डा एयर में जो होगा डिवाइड बाय में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का 1.5 होता है, मान लो एयर में आपको लैम्डा की वैल्यू जो दे दी वो कितनी दे दी, 300 एंगस्ट्रॉम दे दी, कितनी दे दी, 300। और वाटर से, ये एयर से किस में जा रही है, ग्लास में, एयर से किस में जा रही है, ग्लास में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया मान लो 1.5, ये दे दिया आपको। तो यहाँ पे मीडियम की जो वेवलेंथ है वो कितनी आ जाएगी, वेवलेंथ ऑफ मीडियम, तो 300 डिवाइड बाय में 1.5, ये इतनी आ जाएगी। तो डिक्रीज हो जाएगी, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी। और जो स्पीड है एयर में, जो स्पीड ऑफ वेव है, लाइट की जो स्पीड है वो कितनी है, 3 × 10⁸, तो वो भी किसी अगर वेव जिस उस मीडियम में ट्रैवल करती है भी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। स्पीड भी जो होगी वो क्या हो जाएगी, वेव की कम हो जाती है। मीडियम में अगर स्पीड होगी, मीडियम में वेलोसिटी इन मीडियम, वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इन एयर डिवाइड बाय में n, इतनी हो जाती है। जो एयर में होती है 3 × 10⁸ डिवाइड बाय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वहाँ से मीडियम में कितनी वेलोसिटी होगी वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। यानी कि वेवलेंथ क्या हो जाएगी, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, वेवलेंथ कम हो जाती है अगर एयर के अलावा किसी दूसरे मीडियम में अगर लाइट रे ट्रैवल कर रही है तो वहाँ पे फ्री। और एक तीसरी आती है, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया था कि एयर में इतना है तो इस मीडियम में जा रही है तो वेवलेंथ बताओ, स्पीड बताओ उसकी क्या होगी, ठीक है। तीसरा इसमें आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी डजंट डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी, जो एयर हो, वाटर हो, गिलास हो। ये क्वेश्चन आ चुका कि लाइट रे जो है, वेव जो है, किस में से, एयर से वाटर में ट्रैवल करिए तो फ्रीक्वेंसी बताओ, तो नो चेंज वही रहेगी। अगर वहाँ पे एयर में म्यू है तो वाटर में भी क्या होगी, म्यू होगी, डजंट डिपेंड। फ्रीक्वेंसी होती क्या है कि एक सेकेंड में एक पर्टिकुलर पोजिशन में कितनी पल्स पास कर रही है, तो पल्स यानी कि कितनी पल्स उसमें से पास कर रही है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो वो कभी चेंज नहीं होती। नंबर ऑफ पल्सेस पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पोजीशन इन 1 सेकेंड, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। लिख लो चाहे इसको, फ्रीक्वेंसी होती क्या है, नंबर ऑफ पल्सेस पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पोजीशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ पल्सेस पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पोजीशन इन 1 सेकेंड, passing through a particular position in 1 second is called frequency. It doesn't depends on medium, medium पे depend नहीं करती frequency. It doesn't depends on
पर्टिकुलर पोजीशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी पल्स पास करती है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी कि फ्रीक्वेंसी एक प्रकार से एनर्जी से रिलेटेड होती है, तो पर्टिकुलर सेकंड में एनर्जी तो उतनी ही पास करेगी किसी भी पोजीशन से। और मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, चाहे वो एयर में पूछ ले, चाहे वो वाटर में पूछ ले, चाहे वो ग्लास में पूछ ले, या फिर कोई और अदर मीडियम दे दे, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, बट वेवलेंथ और स्पीड क्या हो जाती, चेंज हो जाती है। समझ आ गया? यानी कि अगर एयर में देके आपको मीडियम में पूछे तो बता सकते हो, ठीक है, और मीडियम की देके एयर ही पूछे तो बता सकते हो। यानी कि 3 में से कोई 2 दे देगा, थर्ड पूछ लेगा आपसे। इसी प्रकार स्पीड मीडियम में पूछ लेगा, एयर में आपको पता होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, वहाँ से मीडियम की स्पीड निकल जाएगी कि इस मीडियम में अगर ट्रैवल करेगी तो क्या होगी। क्योंकि अगर हम मान लो एयर में चल रहे हैं, ऐसे खुले इसमें चल रहे हैं, एक मान लो वाटर में चल रहे हैं, तो स्पीड हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसी प्रकार से लाइट की स्पीड होती है कि वो भी क्या हो जाएगी, कम ज़्यादा हो जाती है, बट फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहेगी। फ्रीक्वेंसी कभी भी डिपेंड नहीं करती किसी भी मीडियम पे। आगे समझ। अब एडिंग डालो TIR। तो जो क्रस्ट और टफ की दूरी है, वेवलेंथ, वन वेव की जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं वन वेव, मतलब एक क्रस्ट और एक तरफ। और फ्रीक्वेंसी मतलब पल्स, एक पल्स कितनी पल्स पास करती हैं, कितनी एक पर्टिकुलर सेकंड में कितनी, एक पर्टिकुलर पोजीशन में 1 सेकंड में कितनी पल्स पास करती हैं। TIR। अगर वेवलेंथ चेंज हो जाए तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती कभी भी। फ्रीक्वेंसी डजंट डिपेंड्स ऑन मीडियम। वेवलेंथ मीडियम पे डिपेंड करेगी। अगर लाइट जो है, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। ये अब मान लो लाइट जो फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी रहेगी, चाहे वो एयर में ट्रैवल करे, चाहे वो वाटर में ट्रैवल करे, कभी भी फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती। अगर वेवलेंथ कम ज़्यादा होगी तो उसमें से पल्सेस तो कम ज़्यादा, 1 सेकंड में देख रहे हो ना आप, उतनी पास करती है, कभी डिपेंड नहीं करती। एक पर्टिकुलर पोजीशन ले लो, उस केस में वेवलेंथ अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है। वेवलेंथ एक क्रस्ट और एक तरफ, वो नज़दीक नज़दीक बनने लग जाएंगे, तो 1 सेकंड में कितनी पास करेंगी, स्पीड उनकी कम ज़्यादा हो जाती है। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, स्पीड पे भी फर्क पड़ता है और वेवलेंथ पे भी फर्क पड़ता है, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन में 1 सेकंड में कितनी पल्स पास करती हैं। पल्स मतलब जो इस तरीके से ये वेव बनती है, एक क्रस्ट और एक तरफ। तो अगर ये ज़्यादा हुई तो पल्स तो कम ज़्यादा होंगी। एक पर्टिकुलर पोजीशन में उतनी ही ट्रैवल करती है 1 सेकंड में, फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती। वेवलेंथ और स्पीड ही में डिपेंड करती है। कभी भी फ्रीक्वेंसी अगर पूछे तो डजंट डिपेंड्स ऑन मीडियम, सेम ही रहती है। कभी भी एनर्जी तो उतनी ही पास करती है 1 सेकंड में किसी पर्टिकुलर पोजीशन में ही कह सकते हो आप। फ्रीक्वेंसी का रिलेटेड होता है एनर्जी से, क्योंकि E=H होता है। E=H, ये एनर्जी होती है, H प्लैंक कांस्टेंट होता है, न्यू उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, तो कभी भी डिपेंड नहीं करती फ्रीक्वेंसी मीडियम पे। ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टॉपिक का नाम क्या है? TIR। ये तो सिंपल इंफॉर्मेशन थी एक प्रकार से। रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो उस केस में वेवलेंथ क्या होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ना कि रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन है TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इसमें देखो TIR में क्या होता है, ये बाउंड्री दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, बाउंड्री। ये मीडियम N1 है, ये क्या है, N2। ये डेंसर मीडियम है और ये क्या है, रेयर मीडियम है। TIR में पहली बात तो यही पता होनी चाहिए, अगर लाइट रे डेंसर से रेयर जाएगी तो ही TIR होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अगर रेयर से डेंसर में जा रही है और फिर TIR के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो होगा ही नहीं, TIR ही नहीं होगा तो उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR जब होता है वो डेंसर से रेयर की केस में, लाइट रे अगर डेंसर से रेयर में ट्रैवल करेगी तो ही होगा। ठीक है, ये मान लो N1 मीडियम, ये क्या है, N2 है डेंसर, और ये क्या है, रेयर मीडियम। ये हमने क्या बना लिया, नॉर्मल। अब लाइट रे आई, आप सीधा अगर लाइट रे को डालोगे तो विदाउट रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, विदाउट डेविएशन मूव कर जाएगी सीधी की सीधी। अगर लाइट रे को आपने किस क्या डाला है, सीधा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर परपेंडिकुलरली डाल दिया तो विदाउट डेविएशन ट्रैवल करती है।
इस केस में मान लो आपने एंगल अब क्या कर दिया, बढ़ा दिया। एंगल क्या कर दिया, पहले 0 डिग्री था, अब क्या कर दिया, एंगल बढ़ा दिया। ये एंगल ऑफ क्या है, इंसिडेंस। लाइट रे क्या थी, जानी चाहिए थी ऐसे। अब रेयर डेंसर से रेयर में मूव कर रही है तो किधर बेंड करेगी, अब विद द नॉर्मल, तो ये क्या बेंड कर जाएगी, इधर बेंड करेगी। जानी चाहिए थी ऐसे, अब गई ऐसे, तो इतना क्या आ गया इसमें, डेविएशन। ठीक है, अब इस केस में अब मान लो पहले एंगल मैंने मान लो 30 डिग्री लिया था, अब मैं बढ़ा दूँ तो और ज़्यादा इधर बेंड कर जाएगी। अब इतने था, अब एंगल मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। एंगल क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो ये भी क्या हो जाएगी, और इधर बेंड हो जाएगी। ठीक है, अब डेविएशन क्या होगा, और ज़्यादा होगा। आई की वैल्यू अगर बढ़ा रहे हो तो डेविएशन और ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। आपने आई को और बढ़ा दिया, आई को क्या कर दिया, और बढ़ा दिया, तो अब क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगा एंगल। और इस केस में एक पर्टिकुलर एंगल होगा कि जिस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, 90 डिग्री। उस पर्टिकुलर एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। उस पर्टिकुलर एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। अभी TIR नहीं हुआ है। अब आई को बढ़ाते जाओगे तो उस केस में आई अगर बढ़ता जाएगा, आपने क्या कर दिया, इंक्रीज करते जा रहे थे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा होगा, उसको क्या बोलते हैं, IC, क्रिटिकल एंगल। जिस केस में अगर उस पर्टिकुलर एंगल से आप लाइट रे डालोगे, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, 90 डिग्री, यानी कि लाइट रे ग्रेज करेगी। लाइट रे क्या करेगी, ग्रेज, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 ग्रेज बोल दिया तो यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है यहाँ पे, 90 डिग्री। अभी TIR नहीं हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। θc से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, θc। इसको ही क्या बोल दोगे, θc, यानी कि क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, 90 डिग्री, यानी कि लाइट रे क्या करती है, जस्ट ग्रेज करती है। ठीक है, अब TIR क्या होता है। अब आपको इसको हल्का सा बढ़ा दो, क्या कर दो इसको हल्का सा, बिल्कुल 0.001। अगर आपने इंक्रीज किया तो लाइट रे क्या करेगी, अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अपने ही मीडियम में क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि अब ये जो बाउंड्री है ये किसकी तरह बिहेव करती है, एज ए मिरर। किसकी तरह बिहेव करेगी, मिरर के केस में होता है, लाइट रे आप डालते हो तो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उस केस में इसको बोलते हैं TIR। अगर आपने क्रिटिकल एंगल से हल्का सा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो उस केस में लाइट रे क्या होती है, अपने ही मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो उस केस में, और ये जितना एंगल होगा ये भी क्या हो जाएगा, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, एंगल आई के बराबर हो जाता है। इसको बोलते हैं TIR। कि अगर क्रिटिकल एंगल से हल्का सा भी एंगल ज़्यादा करा तो उस केस में लाइट रे क्या हो जाती है, अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होती है, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं TIR। TIR अगर कोई पूछे तो ये आप ये बताओगे कि अगर हम क्रिटिकल एंगल से हल्का सा एंगल आप इंक्रीज कर दोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो उस केस में लाइट रे क्या करती है, अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक करती है। उस केस में एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर। उसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तभी लास्ट में वर्ड में आता है रिफ्लेक्शन। और ये हमेशा ही होगा जब लाइट रे डेंसर से रेयरर मूव करेगी। अगर रेयरर से डेंसर मूव करेगी तो TIR पॉसिबल ही नहीं है। ठीक लो, पहले क्रिटिकल एंगल लिख लो। ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस corresponding to which angle of refraction is 90 degree. Particular angle of incidence corresponding to which angle of refraction is 90 degree is called critical angle. Critical angle is 90 degree is called angle of refraction is 90 degree is called critical angle. This particular angle of incidence को ही critical angle बोल देते हैं। ठीक है, और it is defined only and only when light ray travels from denser to rarer medium. It is only and only defined when light ray travels from denser to rarer medium.
क्रिटिकल एंगल की बात ही तभी होती है जब लाइट रे डेंसर से रेयर में ट्रैवल करती है, यानी कि TIR की बात ही तभी होगी जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करेगी। अब TIR लिख लो क्या होता है। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस TIR, when angle of incidence is greater than critical angle, when angle of incidence is greater than critical angle, then light ray reflect back in the same medium. When angle of incidence is greater than critical angle, then light ray reflect back in same medium. And light ray reflect back in same medium. This phenomena is called TIR. And boundary behave like a mirror. This phenomena is called TIR and boundary behave like a mirror. और फिर ये सिंपल एक मिरर का केस हो जाता है। अब इसमें आप क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर दिया, बढ़ाते जाओ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एंगल I इक्वल टू क्या होगा, हमेशा एंगल R होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब इस केस में ये सिचुएशन है, ये क्या होगा, एंगल थीटा सी। लाइट रे क्या करेगी इस केस में, ग्रेज करेगी। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे N1 साइन थीटा सी लगा सकते हैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये N1 मीडियम है, ये क्या है N2 साइन 90 डिग्री, ये होगा। तो यहाँ से N1 साइन थीटा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2। तो यहाँ से साइन थीटा सी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, N2 बाई N1। तो यहाँ से थीटा सी जो होगा वो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स N2 बाई N1, यानी कि थीटा सी क्रिटिकल एंगल जो निकालोगे वो साइन इनवर्स रेयर अपॉन में डेंसर। ठीक है, आगे समझ, एनी डाउट? यानी कि जितना ज़्यादा डेंसर होगा क्रिटिकल एंगल उतना ही क्या होगा, कम। एनी डाउट? तो यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हो आप, थीटा सी क्रिटिकल एंगल अगर पूछ रखा है तो रेयर अपॉन में क्या कर दो, डेंसर। साइन थीटा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेयर अपॉन डेंसर। थीटा सी साइन इनवर्स रेयर अपॉन डेंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखा दो, नोट कर लो इसको। और उस केस में फ्रीक्वेंसी आप पूछ रहे हो, तो दूसरी बात ये भी एक पर्टिकुलर पोजीशन में देख रहे हो आप, थोड़ा बड़ा पोजीशन तो नहीं, ये एक यूनिट एरिया बोल सकते हो। उसमें डेफिनेशन अगर देखोगे कि नंबर ऑफ वेव्स बोलते हैं, पल्स बोलते हैं, पता है नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड। तो एक यूनिट एरिया में से उतनी ही पल्स पास करते, कभी भी डिपेंड नहीं करते। यूनिट एरिया पहले इतना नहीं होता, एक यूनिट एरिया पर्टिकुलर बस पोजीशन होती है। मतलब उसको जूम करके देखने में, तो फिर अगर वो कम ज़्यादा होएगा तो पल्स तो कम ज़्यादा होंगे, अगर वेवलेंथ कम ज़्यादा हुई तो पल्स। आप 1 सेकंड में मैं जितना बोल रही हूँ आप 1 सेकंड में तो उतना ही सुनोगे, चाहे मैं तेज बोलूँ चाहे कम बोलूँ। फिर तो आप सोच लेना, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लेना। या डिपेंड नहीं करती फ्रीक्वेंसी कभी भी मीडियम पे, क्योंकि एक बार ऐसे एनर्जी एक यूनिट एरिया में तो उतनी ही एनर्जी पास करती है। आप जैसे हमने ये पढ़ा था कि अगर 2 वायर हैं
करंट कैरिंग दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट चल रहा है, तो फोर्स पर यूनिट देख रहे थे, तो लेंथ कितनी भी ज़्यादा उनकी यूनिट लेंथ के जो फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे वो तो सेम ही होगा। लेंथ कितनी ज़्यादा हो वायर्स की, 10 मीटर हो, 20 हो, कितनी भी ज़्यादा हो लंबी हो, एक दूसरे पे एक यूनिट एरिया जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे वो तो सेम ही रहेगा। लेंथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता। एक क्वेश्चन था N1 की वैल्यू दे रखी है आपको 2, N2 की वैल्यू दे रखी है आपको 4। क्रिटिकल एंगल बता दो कितना होगा। मैम जो फ्रीक्वेंसी है ना वो वेवलेंथ की इनवर्स की प्रोपोर्शनल है। किसके, कब से? तो C इक्वल टू एच नहीं होता है, C इक्वल टू क्या हो गया, तो C भी कम ज़्यादा होगा, न्यू भी कम ज़्यादा होगा, दोनों मीडियम पे डिपेंड करती हैं। C इक्वल टू होता है एच न्यू, तो न्यू क्या हो गया, C बाई एच लेमडा, तो ये भी चेंज और ये भी चेंज। इसका फॉर्मूला भी अगर किसी मीडियम में ट्रैवल करी तो स्पीड भी तो उस हिसाब से कम हो रही है। आप तो एकल्य वेवलेंथ को देख रहे हो, मतलब दोनों ही चेंज होंगी। एक थोड़ी ये थोड़ी ना कि वेवलेंथ चेंज होगी तो स्पीड उसी स्पीड कम ज़्यादा होती है, तभी तो वेवलेंथ भी कम ज़्यादा होती है। अब ये भी क्या होगी, C बाय में एयर में जो होगी और डिवाइड बाय में N, मीडियम तो एक ही देखोगे, ये थोड़ी ना कि अलग अलग मीडियम देख रहे हो, स्पीड अलग मीडियम की और वेवलेंथ अलग मीडियम की। और ये भी क्या हो जाएगी, लैम्डा बाय में N, तो आया क्या, C बाय लैम्डा। मतलब वो जो वेवलेंथ है वो चेंज होगी बट वो उसको चेंज नहीं होने देगा, यूनिट एरिया में चेंज नहीं होने देगा। हाँ, यूनिट एरिया में कभी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी तभी तो किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी तो वेवलेंथ उस हिसाब से कम ज़्यादा होती है, तो दोनों ही कम ज़्यादा होंगे, स्पीड भी कम ज़्यादा हो जाएगी, वेवलेंथ भी। तो उस केस में फ्रीक्वेंसी कभी भी डिपेंड नहीं करती, एक यूनिट एरिया में तो उतनी ही वेव पास करती है। एक यूनिट एरिया वेव ले रहे हो, पहले चाहे उस केस में वो एयर में ट्रैवल करे चाहे वो किसी मीडियम में, इसलिए फ्रीक्वेंसी कभी भी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, स्पीड भी कम होगी, वेवलेंथ भी क्या होगी इस केस में कम होगी, तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो भी तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। अब आ गया समझ, जैसे आप बोल रहे थे ऐसे समझ नहीं आ रहा। अब आ गया, रिलेशन से देख लो चाहे, ये 11th क्लास में भी था, ये मैंने पढ़ा था इसलिए। तो उस केस में फ्रीक्वेंसी कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि दोनों चेंज होती हैं, दोनों पे डिपेंड कर रही है ना। आप तो स्पीड को तो फिक्स ही कर रहे हो, फिर आप जिस हिसाब से सोच रहे हो कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो वो तो तब होगी ना जब स्पीड फिक्स रहेगी। आप एयर में ही रह के अगर मान लो एयर की बात करें तो एयर में स्पीड तो फिक्स ही है, फिर आप वेवलेंथ को कम ज़्यादा कर रहे हो, तो उस केस में मैं मान सकती हूँ फ्रीक्वेंसी उस केस में चेंज हो जाएगी। फिर आप इस केस में दोनों चेंज होगी, C भी चेंज होगा, लैम्डा भी चेंज होगा, ओवरऑल तो वही आ जाएगा C बाय लैम्डा जो एयर में है, तो फ्रीक्वेंसी कभी भी डिपेंड नहीं करती। थीटा C बता दो कितना होगा। थर्टी पॉसिबल ही नहीं है, इसमें डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, नोट डिफाइंड आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये 2 ये 4 होता और ये कितना होता 2, ये 4 और ये 2, तो ये कितना जाएगा साइन इनवर्स 4/2, यानी कि साइन इनवर्स 2 ये आएगा। पहले 2 से 4 में जा रही थी, रेयर से डेंसर में जा रही थी, तो पॉसिबल ही नहीं है। 0 से 1 में डिफाइन होता है, तो हो ही नहीं सकता। साइन तो 0 से 1 तक ही होता है, 2 तो इसकी रेंज ही नहीं होती। हाँ, उस केस में अलग कर लो इसको और कर लो कुछ। इसको रूट 1 को √3/2 आई, उसके लिए 4 की जगह है। आप यहाँ पे ये 4/3 कर लो, तो क्या करोगे,
रुको, और इसको कर लो आप समझ जाओ वैसे तो 3 और √3 कर लो कि 3 कर लो और n2 की वैल्यू क्या कर लो आप √3, तो यहाँ से आ जाएगा 3 डिवाइड बाय में √3, तो √3 आंसर आ जाएगा। आगे समझ, अभी भी तो फिर ज़्यादा ही है, रेयर अपॉन डेंसर होता है, चाहे इसको रख लो, डेंसर अपॉन रेयर नहीं होता। ये 4 रख लो, ये 2, तो उस केस में साइन इनवर्स 2/4 होगा, रेयर अपॉन डेंसर, तो साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। रेयर अपॉन डेंसर होता है कि नेट की डेंसर अपॉन रेयर। आगे समझती है यार, तभी पॉसिबल है जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करेगी, वरना नहीं। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ, जल्दी कर लो। हो गया? अब देखो एंगल एनालिसिस इसी में है, मतलब अगर यहाँ पे लाइट रे को आप आपने ऐसे ही डाला, लाइट रे को क्या डाला आपने नॉर्मली ऐसे, आई की वैल्यू 0, तो आर भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अगर एंगल आई अगर 0 है तो उस केस में एंगल आर भी क्या हो जाएगा 0। अगर आई 0 तो एंगल आर 0। अब अगर आपने आई को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, आई को क्या कर दिया यहाँ पे बढ़ा दिया, यानी कि आई जो है वो क्या है लेस देन थीटा सी है, आई क्या है लेस देन थीटा सी, तो जो एंगल आर होगा वो क्या हो जाएगा लेस देन 90 डिग्री। अगर आपने आई को क्या रखा है लेस देन थीटा सी, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा लेस देन 90। अगर आपने आई को बढ़ा दिया, आई क्या कर दिया आपने थीटा सी के बराबर, तो उस केस में पहले ऐसे जा रही थी, अब आई को आपने क्या कर दिया लेस देन थीटा सी, ये क्या कर दिया आई इक्वल टू क्या है थीटा सी के इक्वल, आई इक्वल टू क्या कर दिया थीटा सी, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगर आई इक्वल टू क्या है थीटा सी के, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब आई को हल्का सा बढ़ाओ, आई को क्या कर दो हल्का सा, यानी कि इक्वल टू थीटा सी या फिर ग्रेटर देन थीटा सी, ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू थीटा सी या फिर ग्रेटर देन थीटा सी, यानी कि 0.001 बढ़ाया आपने, तो उस केस में आर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा आई के इक्वल, आर किसके इक्वल हो जाएगा आई के इक्वल। ठीक है, अब आई जो है वो ग्रेटर देन थीटा सी है, आई क्या है ग्रेटर देन थीटा सी, इसमें बिल्कुल हल्का सा बढ़ा है, बिल्कुल हल्का सा बढ़ाते ही लाइट रे अपने मीडियम में क्या कर जाएगी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब आई ग्रेटर देन थीटा सी कर दिया तो भी आई आर इक्वल टू क्या होगा आई के इक्वल ही होगा। अब आई को आपने क्या कर दिया 90 डिग्री, आई क्या कर दिया 90, तो आर भी किसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। एंगल एनालिसिस है कि अगर आर आप किस तरीके से चेंज कर रहे हो, आई किस तरीके से चेंज कर रहे हो, तो एंगल ऑफ इस पे आर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आई 0 तो आर भी क्या हो जाएगा 0। अगर आई लेस देन थीटा सी तो आर क्या होगा लेस देन 90 डिग्री। आई अगर थीटा सी के इक्वल तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगर आई ग्रेटर देन थीटा सी या फिर इक्वल टू थीटा सी, मतलब हल्का सा आपने बढ़ाया, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आई, और आई ग्रेटर देन थीटा सी तो आई इक्वल टू क्या होगा आर, और आई इक्वल टू 90 डिग्री तो आर भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। ये एंगल एनालिसिस होता है इस प्रकार से, यानी कि अगर आपने आई को ग्रेटर देन थीटा सी कर दिया तो लाइट रे क्या आ जाएगी अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट, जो ये आई होगा वही क्या हो जाएगा आर पी।
देखो एंगुलर वेलोसिटी एनालिसिस, अगर यहाँ पे जो I है वो क्या है, I इक्वल टू किसके इक्वल है, लेस देन अगर थीटा सी है, I क्या है, लेस देन थीटा सी, I क्या है यहाँ पे, लेस देन थीटा सी, तो उस केस में लाइट रे जो है वो जानी चाहिए थी ऐसे, पर जाएगी ऐसे, ये होगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका ओमेगा मान लो ओमेगा 1 है, इसका क्या है ओमेगा, ओमेगा 1। मान लो पहले I 0 था, अब बढ़ा के क्या करा है, यहाँ पे घूमी है लाइट रे, I को अपने क्या करा है, बढ़ाया है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा 2। I को इधर घुमाओगे तो ये इधर जाएगा, तो अगर I जो है वो लेस देन अगर थीटा सी हुई तो ओमेगा 1 ज़्यादा होगा या ओमेगा 2। I तो कहाँ से आ रही है, 0 डिग्री से आप बढ़ा रहे हो, और ये क्या कर रही है 90 डिग्री की तरफ, तो उस केस में ओमेगा 2 ज़्यादा होगा या ओमेगा 1, ओमेगा 2 ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको तो थीटा सी कवर करना है और इसको 90 डिग्री कवर करना है, तो इस केस में ओमेगा 2 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, ओमेगा 1 से। अब अगर आपने I अगर इक्वल ग्रेटर देन क्या हो गया थीटा सी, तो ये क्या कर जाएगी, लाइट रे अपने मीडियम में ट्रेस बैक करती है, तो जितना ये I होगा उतना ही क्या हो जाएगा, ये भी I इक्वल टू क्या हो जाता है, R के इक्वल। ये इधर ओमेगा 1 से, तो ये इधर क्या घूमेगी, ओमेगा 2 से। घूमने के बाद की बात हो रही है, यानी कि TIR होने के बाद क्या होगा, पहले आपने थीटा सी के इक्वल करा, उसके बाद थीटा सी इक्वल कर दे, एकदम से क्या हो जाती है, अपने मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, एकदम से अपने मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक करने के बाद की बात हो रही है, तो उस केस में ओमेगा 1 ज़्यादा होगा या ओमेगा 2। अगर I जो है वो ग्रेटर देन थीटा सी होगा तो ओमेगा 1 ज़्यादा होगा या ओमेगा 2, दोनों इक्वल होंगे यहाँ पे, ओमेगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 के। अगर I जो है लेस देन थीटा सी है तो ओमेगा 2 क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि रिफ्रेक्टेड रे की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा तेज़ी से घूमेगी एज कम्पेयर टू इंसिडेंट रे के। और जब I ग्रेटर देन थीटा सी हो जाएगा, यानी कि लाइट रे अपने मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, तब की बात है, तो उस केस में ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। हाँ, एक दूसरे के बोलते वो इक्वल लेंगे तो दोनों एक दूसरे की, ये इधर घूमेगी तो ये इधर घूमेगी, सॉरी ये इधर तो ये इधर, ठीक है। हो गया। एंगल ऑफ डेविएशन एनालिसिस, अगर I 0, I अगर 0 तो डेविएशन भी क्या आएगा, 0 के इक्वल। अगर लाइट रे को आपने नॉर्मली डाला है तो I भी क्या हो जाएगा उस केस में, अगर I क्या है 0 के इक्वल तो डेविएशन क्या आएगा, 0 आएगा।
यानी कि फर्स्ट केस में i इक्वल टू 0, तो डेविएशन भी क्या आएगा 0 के इक्वल। तो फर्स्ट i को आपने बढ़ा दिया, सेकंड केस में लाइट रे जो है वो ऐसे जानी चाहिए थी, पर जाएगी ऐसे, तो ये एंगल आई, ठीक है। तो इस केस में अगर जाती तो ये आई होता, अब ये पूरा क्या है आर के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा डेविएशन किसके इक्वल आ जाएगा आई माइनस आर, क्योंकि ये तो कितना होता है आई के इक्वल। अब ये पूरा आर है तो आर माइनस आई, किसके डेविएशन किसके इक्वल आ जाएगा आर माइनस आई के। अगर लाइट रे आई अगर डालोगे तो डेविएशन ये पूरा का पूरा एंगल कितना होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है आई, ये पूरा क्या है आर, तो डेविएशन कितना आ जाएगा आर माइनस आई। अगर सेकंड केस में आई इक्वल टू जो है लेस देन थीटा सी है, आई इक्वल टू क्या है लेस देन थीटा सी, ये बोल सकते हो आई लेस देन थीटा सी है, तो डेविएशन किसके इक्वल आ जाएगा आर माइनस आई के। डेविएशन किसके इक्वल होगा आर माइनस आई। थर्ड केस में आई को आपने क्या कर दिया, आई जो है वो थीटा सी के इक्वल है, किसके इक्वल है थीटा सी, तो डेविएशन ये क्या हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे ऐसे, तो ये जानी चाहिए थी ऐसे, गई ऐसे, तो डेविएशन क्या हो जाएगा ये वाला, ये पूरा ये क्या होता है आई थीटा सी, ये थीटा सी ये पूरा कितना है 90, तो डेविएशन किसके इक्वल आ जाएगा 90 माइनस थीटा सी। तो थर्ड केस में अगर i इक्वल टू थीटा सी के है तो डेविएशन किसके इक्वल आ जाएगा 90 माइनस थीटा सी। गया फोर्थ केस में अगर आई को आपने हल्का सा क्या कर दिया थीटा सी से बड़ा, बिल्कुल हल्का सा, मान लो यहाँ पे आई थीटा सी की वैल्यू 60 है तो 60.001 कर दिया, तो उस केस में जो ये क्या कर जाएगी अपने ही मीडियम में, तो ये अगर थीटा सी मान लो हल्का सा बड़ा है तो ये थीटा सी ये भी कितना हो जाएगा थीटा सी। लाइट रे जानी चाहिए थी ऐसे, गई क्या है ऐसे, तो डेविएशन कितना आ जाएगा ये वाला, तो कितना आ जाएगा पाई माइनस 2 थीटा सी कर सकते हैं, पाई माइनस 2 थीटा सी। तो यहाँ पे फोर्थ केस में अगर आई की वैल्यू क्या है इक्वल या फिर ग्रेटर देन थीटा सी है तो उस केस में डेविएशन क्या आ जाएगा पाई माइनस 2 थीटा सी, यानी कि हल्का सा एक क्रिटिकल एंगल से हल्का सा बढ़ाने से डेविएशन क्या हो जाता है एकदम से डबल हो जाता है। प्रैक्टिकली देखा गया कि पहले देखो थीटा सी के इक्वल था तो डेविएशन क्या रहता 90 माइनस थीटा सी, अब अगर हल्का सा बढ़ाया आपने तो डेविएशन क्या गया पाई माइनस 2 थीटा सी, इससे एकदम डबल। रहने दो एक बार, आगे समझ। फिफ्थ केस में देखो, अब आई क्या कर दिया ग्रेटर देन थीटा सी कर ही दिया, बढ़ा दिया आपने, तो लाइट रे क्या कर जाती है ऐसे, ये क्या हो गया आई, तो ये भी कितना हो जाता है आई के इक्वली, जितना ये होगा उतना ये हो जाएगा। लाइट रे जानी चाहिए थी ऐसे, तो डेविएशन क्या हो जाएगा पाई माइनस 2i के इक्वल। डेविएशन कितना आएगा पाई माइनस 2i, तो आई ग्रेटर देन थीटा सी है तो उस केस में डेविएशन किसके इक्वल आ जाएगा पाई माइनस 2i के, ठीक है। अब आपने आई को क्या कर दिया 90 डिग्री, आई को क्या कर दिया 90 डिग्री, तो लाइट रे ऐसे जाएगी, तो डेविएशन कितना आ जाएगा, अगर आई 90 तो उस केस में डेविएशन किसके इक्वल होगा 0, आई 90 डेविएशन किसके इक्वल आ जाएगा 0।
आगे समझ, ये है एंगल ऑफ डेविएशन एनालिसिस, और इसका एक ग्राफ भी बनता है कि जो अगर आई को किस तरीके से चेंज कर रहे हो तो डेविएशन किस तरीके से आता है। जैसे ही आप आई 0 तो डेविएशन भी क्या हो जाएगा 0, आई लेस देन थीटा सी तो डेविएशन r माइनस आई इक्वल टू थीटा सी तो डेविएशन 90 माइनस थीटा सी, हल्का सा बढ़ा दिया आई ग्रेटर देन थीटा सी या फिर इक्वल टू थीटा सी तो डेविएशन क्या आ जाएगा पाई माइनस 2 थीटा सी, और आई ग्रेटर देन थीटा सी तो डेविएशन कितना आ जाएगा पाई माइनस 2 आई 90 तो डेविएशन क्या आ जाएगा 0। हो गया? अब देखो इसका जो ग्राफ बनता है आई डेविएशन वर्सेस आई का ग्राफ बनता है। पांच छह बातें बताई हैं मैंने अभी, तो उसके वर्सेस डेविएशन वर्सेस आई ग्राफ प्रैक्टिकली देखा गया है। जब आई की वैल्यू 0 तो डेविएशन भी क्या आता है 0। इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, ऐसे बनता है ग्राफ। वर्सेस आई, देखो आई 0 तो यहाँ पे ग्राफ से पता लग रहा है कि इस केस में आई तो डेविएशन भी क्या होगा 0। अब कर्व ऐसी ही क्यों बनी, देखो सेकंड केस में जो मैंने बताया था कि आई अगर लेस देन थीटा सी है, आई क्या है लेस देन थीटा सी तो डेविएशन कितना था r माइनस आई, ये आया था डेविएशन। तो यहाँ पे स्नेल्स रूल लगा के देखो n1 साइन आई इक्वल टू क्या होगा n2 साइन r, ये आता है। तो n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन r की जगह आप क्या पुट कर दोगे, यहाँ पे आप इसकी जगह पुट कर दो साइन r। एक सेकेंड, यहाँ पे साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा n2 बाई n1 साइन r, ये आ रहा है आपके पास। या फिर एक काम कर लो, यहाँ पे r की वैल्यू निकालो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालो कितना आएगा, n1 बाई n2 साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन r। r की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी साइन इनवर्स n1 बाई n2 साइन आई, ये आएगी इनवर्स। r की जो वैल्यू है वो किसकी टर्म्स में आ रही है इनवर्स आ रही है। यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दो तो डेविएशन भी क्या आएगा साइन इनवर्स के टर्म्स में आ रहा है, और अगर साइन इनवर्स के टर्म्स में ग्राफ जो बनता है वो कर्व ही ग्राफ बनता है, ठीक है।
तो यहाँ पे अब आई की वैल्यू आपने क्या कर दिया, एकदम से थीटा सी से बढ़ा दिया, एंगल क्या कर दिया आपने ग्रेटर देन थीटा सी कर दिया, तो डेविएशन क्या हो जाता है एकदम से दुगना, यानी कि एकदम से बहुत ज़्यादा डबल हो जाता है डेविएशन। पहले पाई 90 माइनस थीटा सी था, अब कितना हो गया पाई माइनस 2 थीटा सी, तो यानी कि एकदम से क्या हो जाता है डबल हो जाता है। यहाँ से ग्राफ टूट जाता है, यहाँ से सीधा फिर ऊपर जाएगा, ये तो डॉटेड लाइन है, सीधा यहाँ से शुरू हो जाएगा। हाँ पहले ऐसे, ये तो आई इक्वल टू 0 तो डेविएशन 0, फिर ये सेकंड केस आई डेविएशन अगर आई लेस देन 90 डिग्री तो ग्राफ ऐसे बनेगा। फिर अगर एकदम से आप क्या कर देते हो, आई जो है वो क्या हो जाएगा इक्वल टू थीटा सी, तो ग्राफ क्या हो जाता है, आई की वैल्यू अगर थीटा सी के इक्वल है तो डेविएशन कितना आता है 90 माइनस थीटा सी। अब आई ग्रेटर देन थीटा सी कर दिया तो डेविएशन कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा सी के इक्वल आ जाता है। अब साइन इनवर्स की टर्म्स में आ रहा है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, कर्व बनता है। अब आगे जो ग्राफ है ऐसे बना हुआ है, तो देखो इक्वेशन डेविएशन की वैल्यू क्या थी पाई माइनस 2i, तो ये क्या है अगर कंपेयर करो y c m और x, तो ये क्या बन गया एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो उसका ग्राफ क्या बन जाएगा ऐसे, और डेविएशन डिक्रीज होता जाता है फिर इस केस में, तो ऐसे ग्राफ बनता है। यहाँ पे अगर स्लोप पूछ लिया तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो एक इसके वर्सेस डेविएशन वर्सेस आई ग्राफ बनता है। इस तरीके से प्रैक्टिकली एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया गया। ऐसा ही क्यों है, तो प्रैक्टिकली है ये ग्राफ, मैंने समझाने की कोशिश करी आपको। आगे समझ, एनी डाउट? अब देखो इसमें एक क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, ठीक है बहुत बड़ा, तो उस केस में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल ले लिया आपने, ठीक है, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, और इसमें इससे डी लेंथ नीचे यहाँ पे ये क्या दे रखा है डी डेप्थ नीचे, यहाँ पे एक बल्ब है, क्या है बल्ब। ये बताना है कि इस स्विमिंग पूल का कितना मिनिमम एरिया हम कवर करें। 3D में सोचो कितना मिनिमम एरिया हम कवर करें कि लाइट रे बाहर ना आए, एक भी लाइट रे बाहर नहीं आनी चाहिए, तो कितना मिनिमम एरिया हम कवर करें वो एरिया बताना है कितना होगा। ये N1 दे रखा है, ये एयर है सिंपली, ये क्या है वाटर N2। तो इस केस में यहाँ पे एक बल्ब है, तो कितना एरिया हम कवर करें कि उस केस में लाइट रे एक भी लाइट रे बाहर ना आए। what is the minimum area should be covered so that no light ray will comes out। हाँ ऊपर से ही आएंगे, नीचे से कैसे आएंगी, नीचे तो वर्स ही है। हाँ ऊपर से ही कट करोगे। 3D में सोचो स्विमिंग पूल है, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, बीच में क्या लगा हुआ है एक बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, तो उसके से लाइट रे निकलेंगी ऐसे बाहर तो आती है, तो कितना एरिया हम कवर करें कि एक भी लाइट रे बाहर नहीं आनी चाहिए, मतलब दिखाई नहीं देना चाहिए कि अंदर एक कोई बल्ब भी जल रहा है क्या, तो नो लाइट रे विल कम्स आउट। व्हाट इज द मिनिमम एरिया शुड बी कवर्ड। covered so that no light ray will comes out। from pool। बता दो कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, कैसे करें इसको।
देखो इसमें टी आई आर होगा, क्या होगा, टी आई आर। अब कैसे ये सोचो, कुछ एक लाइट रे तो ऐसी होंगी कि सीधी सीधी बाहर आ जाएंगी, इससे ऐसे ऐसे आएंगी। अब उस केस में अब लाइट रे जो है ऐसे भी बाहर आएंगी, चारों तरफ बाहर आएंगी, मानते हो इस बात को। अब लाइट रे यहाँ पड़ी तो ये नॉर्मल, तो यहाँ पे ये एंगल जो भी होगा आई, ये क्या होगा, उतना ही एंगल ये वाला भी होगा। अब लाइट रे जो है डेंसर से रेयर मीडियम में मूव कर रही है, वाटर से एयर में, तो अवेदर नॉर्मल बैंड होगी, तो जानी चाहिए थी ऐसे बट गई ऐसे, ठीक। जितना एंगल होगा उतना ये भी होगा। अब लाइट रे, कुछ एक लाइट रे जो होंगी वो इधर जाएंगी, ऐसे भी जाएगी, तो यहाँ पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ करो। ये एंगल आपने बढ़ा दिया, ठीक है, पहले I1 था, ये क्या कर दिया I2, तो यहाँ पे लाइट रे जो होगी जानी चाहिए थी ऐसे और इधर बैंड हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा I2 के इक्वली। अब लाइट रे जो है वो इधर भी जाएंगी, चारों तरफ जा रही है, इधर जितना डिस्कशन इधर होगा उतना इधर भी होगा। अब आपने I और बढ़ा दिया, I को क्या कर दिया आपने और बढ़ा दिया, I3 कर दिया। यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करो तो ये भी कितना हो जाएगा I3 ऑल्टरनेट एंगल। अब लाइट रे जो है और इधर बैंड हो जाएगी, जानी चाहिए थी ऐसे और इधर बैंड हो जाएगी। अब आपने I और बढ़ा दिया, I को क्या कर दिया और बढ़ा दिया आपने, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो। मान लो ये आपने जो I4 करा ये किसके इक्वल है, थीटा सी के इक्वल है। I4 क्या कर दिया थीटा सी, एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा होगा कि लाइट रे अपने मीडियम में बैंड कर जाएगी, क्योंकि I बढ़ा रहे हो तो उस केस में लाइट रे जो है वो क्या करिए वेदर नॉर्मल उतनी ज़्यादा बढ़ रही है। एंगल R जो है, अगर आप I बढ़ाओगे तो एंगल R बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। TIR में यही है कि I इंक्रीज करोगे तो R इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। पीछे हमने पढ़ा था कि I इंक्रीज तो R भी इंक्रीज, तो यहाँ पे I इंक्रीज कर रहे तो R भी इंक्रीज होगा। तो इस केस में ये एंगल मान लो आपने इतना कर दिया थीटा सी, लाइट रे क्या कर गई अपने मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर गई, तो यहाँ पे ये एंगल क्या हो गया थीटा सी, तो ये एंगल भी किसके इक्वल होगा थीटा सी, और ये भी किसके इक्वल हो जाएगा थीटा सी। अगर करोगे तो ग्रेज कर जाती है, I जो है वो ग्रेटर देन क्या कर दिया आपने थीटा सी, तो लाइट रे क्या होगी अपने मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो थीटा सी अगर अब ग्रेज कर गई तो यानी कि लाइट रे बाहर तो जाएंगी नहीं। अब इससे ज्यादा अगर एंगल करोगे, अगर थीटा सी के इक्वल करा है तो ग्रेज कर जाएगी लाइट रे। अब इससे ज्यादा एंगल बढ़ाओगे तो लाइट रे अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, बाहर नहीं जाएंगी। मानते हो इस बात को। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे अगर I को आपने थीटा सी के इक्वल करा तो R क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब I अगर आप और बढ़ाओगे तो उस केस में लाइट रे क्या कर जाएगी अपने मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक करेगी, जितना ये एंगल होगा उतना ये भी। अब यहाँ पे ग्रेज कर गई तो ये एंगल 90 डिग्री और ये किसके इक्वल हो जाएगा थीटा सी के इक्वल, यानी कि ये नॉर्मल अगर ड्रॉ करोगे तो उस केस में ये किसके इक्वल हो जाएगा थीटा सी के इक्वल। अब यहाँ पे आप क्या लगा दो स्नेल्स लॉ लगाओ, क्या लगाओगे स्नेल्स लॉ, पहले यहाँ पे लगा दो। तो n1 साइन 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा n2 साइन थीटा सी। तो यहाँ पे n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा n2 साइन थीटा सी। तो यहाँ पे n1 बाई n2 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा साइन थीटा सी के, और ये किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा n1 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर ये वाला ट्रायंगल ले लो चाहे, यानी स्नेल्स लॉ लगाया वैसे तो मैंने डायरेक्ट ही। स्नेल थीटा सी जो क्रिटिकल एंगल होता है हमने पढ़ा था रेयर अपॉन में डेंसर होता है, लगाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा जो क्रिटिकल एंगल हो गया वो क्या होता है रेयर अपॉन डेंसर। जब लाइट रे ग्रेज कर जाती है तो जितना एंगल होगा उतना ये भी होगा। तो एंगल R तो क्या हो गया 90 डिग्री और I क्या है थीटा सी के इक्वल। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दिया आपने। तो यहाँ से और वैसे भी थीटा सी किसके इक्वल होता है रेयर अपॉन डेंसर, थीटा सी साइन इनवर्स रेयर अपॉन डेंसर, तो वही है रेयर अपॉन डेंसर। n1 रेयर n2 क्या है डेंसर है, तो रेयर अपॉन डेंसर। हाँ तो जो थीटा सी है साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं होता, आगे समझ। तो यहाँ पे बेस किसके इक्वल हो जाएगा n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये होगा बेस।
तो यहाँ से टेंजेंट थीटा सी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, टेंजेंट थीटा सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है n1 और बेस किसके इक्वल है n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो एक इक्वेशन ये आ गया आपके पास। अब देखो मान लो कि ये वाला जो एरिया यहाँ से जो डिस्टेंस है ये कितनी है, एक्स नोड है, एक्स नोड इधर होगी। अब ये वाले ट्रायंगल ले लो, ये एंगल तो किसके इक्वल है, थीटा सी के इक्वल। इस ट्रायंगल को ले लो आप, जो ये वाली ट्रायंगल है ऐसे, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बेस और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एक टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है टेंजेंट थीटा सी किसके इक्वल आ जाएगा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो यानी कि ये डी लेंथ दे रखी थी आपको, डी बाय में एक्स नोड, सर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो एक्स नोड बाय में क्या आ जाएगा डी के इक्वल। एक्स नोड बाय क्या हो जाएगा डी, ये वाला थीटा, ये वाला टेंजेंट थीटा ये ले रहे हैं हम, तो ये बेस ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स नोड बाय डी लिख सकते हैं। यह क्या आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास एक्स नोड बाय डी इक्वल टू क्या आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, n1 बाय में n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ से एक्स नोड की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, n1 इंटू डी डिवाइड बाय में n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ये आपके पास क्या आ गई एक्स नोड, इधर भी होगी एक्स नोड इतनी ही सेम। ये तो आपके पास लेंथ आ गई, सरकमफ्रेंस आ गई। 3D में सोचो ऐसे सर्कल होगा, सरकमफ्रेंस पता लग गया आपको, जो रेडियस पता लग गई। तो उस केस में एरिया क्या होता है एक सर्कल का, रेडियस होगी इतनी, ये रेडियस है तो इसकी सरकमफ्रेंस नहीं रेडियस। तो रेडियस अगर पता लगी कि इतना सर्कल है, उसकी रेडियस इतनी रेडियस तक हमें ढकना पड़ेगा, चारों तरफ उतनी रेडियस, एक सर्कल बना लेंगे हम ऐसे, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई से, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, पाई आर नोड का स्क्वायर, ठीक है। तो उसको पुट कर दो, तो पाई इंटू में आर नोड की वैल्यू n1 का स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइड में n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास, इतना एरिया आपको कवर करना पड़ेगा। आया या नहीं आया आपको समझ। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हो, अगर मान लो एक इसमें रिलेशन याद रख लो, अगर ये एयर है ये वाटर है, तो रिलेशन जो होता है वो होता है √3d बाय में 7। इतना एरिया कवर करना पड़ता है, सीधा पुट कर दो आप, टी यहाँ पे डायमीटर होता है, √3d बाय में पाई, सॉरी √3d बाय 7। सोल्व कर लो, इसमें पुट कर दो, n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू वाटर मान के सोल्व करने पे आता है। हाँ एयर वाटर के केस में, क्योंकि ज़्यादातर एयर वाटर ही देता है, पुल दे दिया तो एयर और वाटर ही होगा, तो उस केस में एयर वाटर अगर है तो √3d बाय में 7 आता है, d यहाँ पे डायमीटर होगा। तो डायरेक्ट आप अब हल्का एक ड्रॉ कर लो ना, 1-2 लाइन बस। लास्ट वाली कर लेती हूँ बस। तो 3d बाय √7 होता है, कितना होता है 3d बाय √7 ना, कि ये 3d बाय में √7। और ये वाली जो वैल्यू है ये एरिया की वैल्यू नहीं है, पहले को जो आर नोड है, एक्स नोड जो आएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 3d बाय में √7। अगर आप यहाँ पे n1 की वैल्यू 1 पुट करोगे, n2 की वैल्यू कितनी पुट करोगे 4/3, तो आपके पास x नोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3d बाय √7। तो इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया आ जाएगा आपके पास। चाहे इसको सोल्व कर लो, उससे भी सेम आंसर आएगा। हाँ ये आपके पास x नोड की वैल्यू आई है, तो यहाँ से x नोड यानी कि रेडियस आ गया आपके पास,
तो एरिया अगर पूछेगा रेडियस निकल गया तो यहाँ से रेडियस निकाल लो 3d/√7 d यानी कि डायमीटर होगा, तो रेडियस निकल जाएगी। अब डी सॉरी ये वाली डेप्थ डी डेप्थ होती है, डी क्या हो जाएगी डेप्थ, तो डी पुट कर दो यहाँ पे, तो ए आर आ जाएगा आपके पास, आर निकाल के पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर कर दो। यहाँ पे ये ध्यान रखना n1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n1 की वैल्यू 1 के इक्वल है, n2 की वैल्यू 4/3, तभी है ये रिजल्ट, वरना n2 n1 n2 पुट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पहले वहाँ पे इसमें इधर पुट करने के बजाय वहाँ पे चाहिए x नोड की, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो बस, x नोड इक्वल टू n1d डिवाइड बाय में रूट n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर, इससे आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। एरिया पूछा है तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा, रेडियस निकलने के बाद पाई आर स्क्वायर कर दो। ठीक है, आगे आपको समझिए, एनी डाउट? इतना सेम इधर होगा, यहाँ पे ये भी कितना होगा x नोड के इक्वल, तो 3D में सोचो ऐसे, सर्कमफेरेंस पूरा एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस x नोड होगा। आगे समझ, तो इतना अगर एरिया कवर करोगे तो एक भी लाइट रे बाहर नहीं आएगी। एनी डाउट? ये था TIR के बारे में। बस TIR में ये ध्यान रखना, डेंसर से रेयर में ही ट्रैवल करना है, वरना नहीं होगा TIR। क्वेश्चन आ चुका है तो नोट डिफाइंड होता है ये।